हम बात कर रहे हैं अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रासायनिक साम्यावस्था के बारे में। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वापस से पहले पीछे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता था? देखिए साहब, ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी जो कि रिवर्सिबल नेचर की है, विच इज प्रोसीडिंग इन बोथ द डायरेक्शन। ए और बी ने रिएक्शन करी और इससे उन्होंने बनाया COD। ए एंड बी हैव रिएक्टेड टुगेदर टू मेक CND। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है बच्चों, वो किसके बराबर था? इट वाज इक्वल्स टू KF A टू द पावर A B टू द पावर B। दिस वाज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये अग्रगामी अभिक्रिया का वेग था। और यदि हम बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ये था। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने जो मेरा रिएक्शन वेसल है, जो अभिक्रिया पात्र है, उस अभिक्रिया पात्र में मैंने शुरुआत में ए और बी को मिलाया। मैंने ए को मिलाया और बी को मिलाया और ए और बी के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा? COD बनेंगे। ओके, ए और बी के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेंगे? COD। अभी क्या हुआ, शुरुआत में मेरे पास में मैंने खूब सारा ए खूब सारा बी मिला दिया और COD उसमें से पूरी तरह से नदारद था, COD उसमें नहीं था, COD नहीं था। ठीक है, अब ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे थे। अब ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो नेचुरल बात है, जब वो रिएक्शन करेंगे तब वो कंज्यूम होंगे, वो खर्च होंगे, और जब वो खर्च होंगे तो उनके अमाउंट में कमी आएगी। ए और बी के रिएक्शन के फलस्वरूप ए और बी के अमाउंट में कमी आएगी, और जब ए और बी के अमाउंट में कमी आएगी बच्चों, सो क्या होगा? इन दोनों में कमी आएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। करेक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। होगा, क्यों कम होगा भैया? फिर मैं समझा रहा हूं। आपने शुरुआत में ए और बी मिलाया, अभी रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन हो रही है, तो ए और बी यूज होते जा रहे हैं, कंज्यूम होते जा रहे हैं, और जब वो कंज्यूम होंगे तो उनके अमाउंट में कमी आएगी, और उनके अमाउंट में कमी आएगी तो इन दोनों में कमी आएगी, और जब इन दोनों में कमी आएगी तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है बच्चों, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये लीजिए साहब, इस एक्सिस पर मैंने रेट लिया और इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया, तो मैं क्या देखता हूं? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और COD शुरुआत में थे नहीं। अभी जैसे जैसे रिएक्शन हुई वैसे वैसे COD बनते गए। भाई जैसे जैसे रिएक्शन हुई वैसे वैसे COD बनते गए। अब जब वो बनेंगे तो नेचुरल बात है वो बढ़ेंगे भी सही। अरे भाई, अगर COD बनेंगे तो COD बढ़ेंगे, और जब COD बढ़ेंगे तो ये दोनों बढ़ेंगे, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। करेक्ट भाई, ये दोनों कम होते जा रहे हैं तो ये कम होते जा रहे हैं, लेकिन COD तो बनते जा रहे हैं ना, COD बनते जा रहे हैं, मतलब ये दोनों बढ़ेंगे, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये देखिए, फॉरवर्ड का रेट कम हुआ और बैकवर्ड का रेट बढ़ा। ओके, अब एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चों जब दोनों के रेट जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों के रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैव बिकम इक्वल। जब अग्रगामी अभिक्रिया और पश्चगामी अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं, जब दोनों के रेट, दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी, दोनों की चाल, दोनों के वेग, दोनों की गतियां बराबर हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे फॉरवर्ड का रेट कम होते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे बैकवर्ड का रेट बढ़ते जा रहा है। तो फॉरवर्ड का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है। फॉरवर्ड का रेट कम होते जा रहा है भैया, बैकवर्ड का रेट बढ़ते जा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आया जब दोनों के रेट इक्वल हो गए। ये देखिए, ये वो स्टेज है जब दोनों के रेट इक्वल हो गए। जब दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज ऑफ a chemical reversible reaction when its forward reaction rate and backward reaction rate become equal. इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कुछ लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि साहब जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो तो उसे आप बोले इक्विलिब्रियम। नहीं, इसे इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। इसे इक्विलिब्रियम आप नहीं कह सकते भैया कि जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हों। मुझे इससे मतलब नहीं है कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हैं, किसी एक का ज्यादा हो किसी एक का कम हो, इट इज इररिलेवेंट, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। अगर वो इक्वल है तब भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दे की बात यह कि दोनों की स्पीड इक्वल होना चाहिए। देखिए, शुरुआत आपने जब करी थी तो आपके पास में ए और बी था और COD बिल्कुल भी नहीं था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यहां पर था और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट यहां पर था। ये स्टेट थे, ये फॉरवर्ड का रेट और ये बैकवर्ड का रेट। अब धीरे धीरे ए और बी कंज्यूम हो रहे हैं तो इनका रेट कम हो रहा है ना, इनका रेट कम होगा, और धीरे धीरे COD बनेंगे तो इनका रेट बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, शुरुआत में कुछ ऐसी कंडीशन थी, अभी फॉरवर्ड का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ते जा रहा है। ये देखिए, फॉरवर्ड का रेट
रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया जब दोनों के रेट इक्वल हो गए। जब दोनों के रेट इक्वल हो गए, हमने बोल दिया फटाफट साहब इक्विलिब्रियम आ गया। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रेट बिकम इक्वल। जब दोनों अभिक्रियाओं के वेग एक समान हो जाते हैं भैया, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास में डेफिनेशन हो गई। आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम द concentration of reactants and products are equal. They may be, they may not be. In most of the cases you will find that concentration of reactants and products are not equal. Okay, the thing is that their rates are becoming equal. When rates are becoming equal then we say equilibrium आया। जब equilibrium आया तो दोनों के स्टेट, दोनों के रेट इक्वल हो गए। अभी हम बात करते हैं इनके रेट के बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था के विभिन्न प्रगुण। तो इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन ही है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट जो होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों के रेट जो होंगे वो इक्वल होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आप सुनिए, अभी क्या होगा, जैसे जैसे फॉरवर्ड, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे क्या, अभी आपने जो ग्राफ बनाया था वो किसके बीच में बनाया था, रेट, इस एक्सिस पे क्या लिया था, रेट लिया था, इस एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम लिया था। अभी मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, इफ आई प्लॉट ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूं, देन व्हाट आई फाइंड, देखिए क्या हो सकता है, ग्राफ कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है, इस सब बारे में बात करेंगे और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम डिराइव करेंगे। देखिए जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे ए और बी कम होंगे, ए और बी कम होंगे तो ए और बी के अमाउंट में कमी आएगी। ये देखिए ए भी कम हो रहा है और बी भी कम हो रहा है। ठीक है, ए और बी के अमाउंट में कमी आ रही है, या कुल मिलाकर मैं यूं कहूं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अमाउंट में कमी आ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। रिएक्टेंट्स का टाइम, रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट है वो कम होते जा रहा है और प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। भाई क्यों, ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, जब ए और बी रिएक्शन करेंगे तो उसी की एक्सपेंस पे सीओडी बनेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सीओडी अपने मर्जी से बन जाएंगे। भाई टोटल किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कॉन्स्टेंट है। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे ए और बी कम होते गए और सीओडी बनते जा रहे हैं, है ना। तो reactants, R stands for reactants means A and B, P stands for products मतलब COD। so reactant कम होते जा रहे हैं, products बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा, जरा इस बारे में हम लोग विचार करते हैं। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चों, तो इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद यू विल फाइंड कि ए और बी जिस रेट से रिएक्शन करते हैं उसी रेट से सीओडी रिएक्शन करते हैं। भाई दोनों के रेट इक्वल हैं, तो जिस रेट से ए और बी ने रिएक्शन करी उसी रेट से सीओडी ने रिएक्शन करी। सो जिस रेट से ए और बी कंज्यूम हुए उसी रेट से वापस बन भी जाएंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए अभी शुरुआत में आपने ए और बी लिया, इनके रिएक्शन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और सीओडी थे नहीं, इनके रिएक्शन करने की स्पीड बहुत कछुआ चाल थी, धीमी धीमी थी। ठीक है, अभी जैसे जैसे रिएक्शन होती गई वैसे वैसे ए और बी कंज्यूम होते गए, सीओडी बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया जब दोनों रेट इक्वल हो गए। जब दोनों रेट इक्वल हो गए तो हमने बोला कि इक्विलिब्रियम आ गया। अभी जब समय आगे बढ़ रहा है तो ए और रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। अभी जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जिस रेट से ए और बी रिएक्शन करते हैं उसी रेट से सीओडी रिएक्शन करते हैं। अब जिस रेट से ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं उसी रेट से सीओडी रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जिस रेट से ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं उसी रेट से वापस ए और बी बन भी रहे हैं। भाई द रेट एट विच सी एंड डी आर रिएक्टिंग इज द रेट एट विच सी ए एंड बी आर फॉर्मिंग। भाई इन दोनों के रिएक्शन से ये बनता है। सो जिस रेट से ए और बी ने रिएक्शन करी उसी रेट से सी और डी ने रिएक्शन करी, मतलब उसी रेट से वापस ए और बी बन गए। तो ए और बी के अमाउंट में चेंज आना बंद। वैसे ही जिस रेट से सीओडी बने उसी रेट से वो वापस कंज्यूम भी हो गए, तो सीओडी के अमाउंट में भी चेंज आना बंद। तो इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने के बाद बच्चों इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उनमें चेंज आना बंद हो जाएंगे। अब देखिए ये हो गया, उनमें चेंज आना बंद हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं उनमें चेंज आना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कई लोग इसका अभिप्राय गलत निकालते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाँ उनके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है।
आई एम नॉट सेइंग कि concentration of reactant become concentration of reactant and products become equal. आई एम सेइंग कि भाई जो concentration है they become constant, वो नियत हो जाएंगे, यथावत हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल अपरिवर्तित हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण इसमें बताता हूं। अभी इसी में ही अभी क्या हुआ, जैसे जैसे रिएक्शन हुई वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, और जैसे जैसे रिएक्शन हुई वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। साहब ये देखिए रिएक्टेंट्स, साहब ये देखिए प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये लीजिए, देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद जिस रेट से ए और बी रिएक्शन करते हैं उसी रेट से वापस बन भी जाते हैं, तो उनके अमाउंट में चेंज कहां आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहां इस डायग्राम में देखिए तो यू विल फाइंड कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। देखिए दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग फॉर रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट का कम है और प्रोडक्ट्स का ज्यादा है। सो ऐसा कोई फंडा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। इट मे हैपन कि रिएक्टेंट का ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। इट मे हैपन रिएक्टेंट का कम है और प्रोडक्ट का ज्यादा है। इवन दिस कुड आल्सो हैपन कि इक्विलिब्रियम आने के बाद यदि भैया मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं और इस एक्सिस पर मैं टाइम लेता हूं, ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, अभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये देखिए ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम आया, जब रासायनिक साम्यावस्था आई, तो उस समय यहां पर देखिए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट जो है वो कम हो प्रोडक्ट ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। मुद्दे की बात ये नहीं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ये किस पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये भी हम आगे चल के पढ़ पाएंगे। लेकिन हमारे लिए मुद्दे की बात ये नहीं है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या किसका कम है। हमारे लिए जो बात मैटर कर रही है बच्चों, वो ये मैटर कर रही है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं उसी रेट से बन भी जाते हैं, जिस रेट से प्रोडक्ट बनते हैं उसी रेट से कंज्यूम भी हो जाते हैं, मतलब उनके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दूसरे नंबर की अगर मैं जो प्रॉपर्टी लिखना चाहूं, यहां पर जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहूं बच्चों इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। देयर इज नो चेंज इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। वट एवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज बीन मेड आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, यू विल फाइंड इट वॉन्ट बी चेंजिंग. What amount of products has been made after equilibrium, it won't be changing. So the amount of reactants and products will remain constant. अभिकारकों के और उत्पादों के सांद्रण बिल्कुल नियत हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. As you can see, कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, रिएक्टेंट कम हो प्रोडक्ट ज्यादा हो, दोनों इक्वल हो. सो कुछ भी हो सकता है भैया. तो ये हमारे पास में है इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, साम्यावस्था के प्रगुण. ओके, तो हमने इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज देखी बच्चों की. इक्विलिब्रियम आने के बाद इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आते. ओके, मैं फिर बोल रहा हूं चेंज नहीं आता. मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहे हैं. ओके, और तीसरी बात यहां पर देखिए. अब आप एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको. हमारे पास में कोई रिएक्शन वेसल है ना, कोई कांच का वेसल है, उसमें मैं किसी कंपाउंड को स्टडी कर रहा हूं. मैं देख रहा हूं, मान लीजिए किसी कंपाउंड को देखता हूं, वेसल बंद है. हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनको मोस्टली हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में करवाते हैं. अब मैं देख रहा हूं किसी कंपाउंड को मैं स्टडी कर रहा हूं बाहर से और देख रहा हूं अरे यार ये धीरे धीरे ना कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है. तो अब इसके कम होने का क्या तरीका हो सकता है, मैं इस बारे में जरा दिमाग लगाता हूं. मैं यहां से देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं ए जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ए कम हो रहा है मतलब ए के कम होने के दो तरीके, या तो मैंने ए बाहर निकाल लिया हो, ए मैंने बाहर निकाल लिया हो, या फिर ऐसा हो कि ए ने रिएक्शन कर ली हो, है ना भाई. अगर मैं देख रहा हूं उसके कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं अरे अरे थोड़ी देर पहले ये ज्यादा था अभी कम हो गया, तो ये कैसे हुआ. देयर मे बी टू वेज. ईदर ए हैज बीन टेकन आउट, some amount of A has been taken out, or it may happen that A has reacted with something else. ठीक है, अब टेकन आउट वाली पॉसिबिलिटी तो मैंने इसलिए डिस्कार्ड कर दी सिंस इट इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज वो रिएक्शन कर रहा है. सो अगर किसी कंपाउंड के अमाउंट में कमी आती है तो मैं बोलता हूं वो अभिक्रिया कर रहा है. और अगर मैं किसी कंपाउंड को स्टडी कर रहा हूं और देख रहा हूं यार ये तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है यार, तो वो कैसे बढ़ रहा है. दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऊपर से उसकी बारिश हो रही हो, अंदर आ रहा हो, अंदर बाहर से मिलाया जा रहा हो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो बन रहा हो.
करेक्ट, वो बन रहा हो, अगर वो बनेगा तो वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कम हो रहा है मतलब वो रिएक्शन कर रहा है। भाई बंद है, कम होने के दो तरीके, निकाल लिया जाए या रिएक्शन करें। निकाल लेने वाले तरीके को हमने खत्म कर दिया तो वो रिएक्शन कर रहा हो, ठीक है। और बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसको मिलाया जा रहा हो या बन रहा हो। अब मिलाने का तरीका भी हमने खत्म कर दिया, मतलब वो बन रहा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद में मैं देख रहा हूं कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, उनके अभिकार, उनके सांद्रणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम आने के बाद एक बार जितना रिएक्टेंट हो गया ना, हो गया, एक बार जितना प्रोडक्ट हो गया ना, हो गया, बस भैया, अब उसके बाद काम नहीं होना। सो अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मुझे क्या लगेगा कि इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन इज अपेयर्ड टू बी स्टॉप्ड। मुझे लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है ना। रिएक्शन मुझे क्या लगेगा कि रुक गई है। क्यों भैया, मैं जब स्टडी कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो मैं देख रहा हूँ यार, अभी देखा तो आधे घंटे बाद आके देखा, एक घंटे बाद देखा, जितना ए था उतना का उतना ही, उसमें कोई चेंज आया नहीं। जितना सीड है उतना ही था, उसमें कोई चेंज आया नहीं। और जब अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई बुद्धू भी कह देगा साहब वो ना तो रिएक्शन कर रहा ना ही बन रहा है, मतलब रिएक्शन रुक गई है, मतलब रिएक्शन रुक गई है। इसका सीधा सच्चा आसान सा अभिप्राय यही है कि रिएक्शन रुक गई है। पर बच्चों ऐसा होता नहीं है। आप देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा, और अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा, उससे मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है, अभिक्रिया रुक गई है। पर अभिक्रिया रुकी नहीं है बच्चों, अभिक्रिया चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है, बराबर वेग से चल रही है। और चूंकि सांद्रणों में परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए अभिक्रिया मुझे रुकी हुई प्रतीत हो रही है। पर साम्यावस्था के समय रिएक्शन रुकी नहीं है, वो रुकी हुई प्रतीत हो रही है, रिएक्शन चलती है। और चूंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन चलती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है इट इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम कैसा होता है बच्चों, ये नेचर में डायनामिक होता है, ये गतिक प्रवृत्ति का होता है। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। भैया रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन रुकी हुई लग रही है। मैंने क्या बोला, इट इज अपेयर्ड टू बी स्टॉप्ड, इट इज अपेयर्ड टू बी स्टॉप्ड, इट हैज नॉट बीन स्टॉप्ड एक्चुअली, इट इज अपेयर्ड टू बी स्टॉप्ड। मुझे लग रहा है अरे यार उसके अमाउंट में चेंज आ नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, मैंने अभी देखा, आधे घंटे बाद देखा, एक घंटे बाद देखा, मेरे को तो कोई परिवर्तन मिला ही नहीं। और मेरे को कोई परिवर्तन नहीं मिला, मतलब मेरा तो दिमाग एक चीज बोल रही है भैया कि रिएक्शन तो जो है साहब वो रुक गई है, वो रिएक्शन आगे हो नहीं रही है, लेकिन रिएक्शन हो रही है। और चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने के बाद भी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों वो डायनामिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। सो वी कैन एक्सप्लेन इन दिस वे दैट आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, since the rate of forward and backward reactions are equal, it is why reaction is still propagating in both the direction but with equal speed, and it is why we can say that equilibrium is dynamic in nature. Okay, so ये हमने देखा इक्विलिब्रियम आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आते। और अगली बात आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी चैप्टर के तहत अगर आप देखेंगे कि जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, कोई केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, और मान लीजिए मैंने उसमें किसी कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ला दिया, मान लो मैंने किसी रिएक्टेंट को मिला दिया या निकाल दिया, प्रोडक्ट को मिला दिया या निकाल दिया, या मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, या मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया, या मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, देन यू विल सी दैट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये बिगड़ जाता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों की रिएक्शन क्या थी, बिल्कुल इक्वल थी। अब मान लीजिए मैंने उस रिएक्शन वेसल में ए को मिला दिया, या बी को मिला दिया, या सी को मिला दिया, या डी को मिला दिया, या निकाल दिया, चारों में से किसी को भी, या मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, घटा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, घटा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, घटा दिया, देन यू विल फाइंड इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, साम्यावस्था बिगड़ जाएगी, कोई एक रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और दूसरी रिएक्शन धीमी हो जाएगी। और ये जो हम बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, तो इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर विच कैन बी वेरीफाइड बाय चेंज ऑफ एनी ऑफ दीज। यदि तुमने इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों की स्पीड इक्वल थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने किसी भी चीज में चेंज लाया इन चारों में से, तुम देखोगे एक रिएक्शन फास्ट और दूसरी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसका मतलब ही ये था कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्शन चल रही थी, पर मुझे चलती हुई दिख नहीं रही थी। समझे आप? और इवन हम
हम ये पहचान भी सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कैसा डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगी कि बैकवर्ड रिएक्शन तेज होगी। अगर मैंने वॉल्यूम को चेंज किया तो कौन सी रिएक्शन तेज होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगी कि बैकवर्ड रिएक्शन तेज होगी। ये भी हम देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हम पढ़ेंगे ली शैटिलियर प्रिंसिपल, उसमें हम देखेंगे कि बाय चेंज ऑफ एनी ऑफ दीज यू विल फाइंड दैट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। So equilibrium is disturbed by change of either of pressure or of volume or of temperature or of concentration। ठीक है, और इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, मैं आपको वो बता रहा हूं कि equilibrium is unaffected, equilibrium is unaffected by catalyst। कैटलिस्ट क्या होते हैं आप जानते हैं, उत्प्रेरक कौन होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उन्हें हम बोला करते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। व्हाट आर कैटलिस्ट? दोज कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट देमसेल्फ इनटू अ केमिकल रिएक्शन बट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। और यूजुअली कैटलिस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंस में लिए जाते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में यूज किए जाते हैं। बट यू विल फाइंड वेरियस केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट जो होते हैं बच्चों वो स्पीड को घटाते भी हैं। अभी इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों की स्पीड क्या थी, इक्वल थी। अभी मैंने उसमें कैटलिस्ट मिला दिया, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर फॉरवर्ड की स्पीड को बढ़ाता है तो बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, और अगर फॉरवर्ड को कम करता है तो बैकवर्ड को भी कम करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों की स्पीड इक्वल थी। अभी तुमने कैटलिस्ट मिलाया, उसने बढ़ा दी फॉरवर्ड की स्पीड तो बैकवर्ड की भी बढ़ा देगा, और अगर उसने फॉरवर्ड की कम करी तो बैकवर्ड की भी कम करेगा, और बिल्कुल बराबर चेंज करेगा। हाउ मच चेंज इट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द सेम चेंज यू विल फाइंड इन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, सो इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों की स्पीड इक्वल थी, कैटलिस्ट मिला देने के बाद भी दोनों की स्पीड इक्वल रहेगी। सो अगर इक्विलिब्रियम आ गया है और मैंने कैटलिस्ट मिलाया तो इक्विलिब्रियम के हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो कहते हो एज इट इज अनअफेक्टेड अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। लेकिन अगर उसी कैटलिस्ट को आपने इक्विलिब्रियम आने के पहले मिला दिया, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया और इक्विलिब्रियम आने के पहले मिला दिया, तो यू विल फाइंड कि जो इक्विलिब्रियम है भैया वो अभी आधे घंटे बाद आ रहा होगा बिना कैटलिस्ट के, तो कैटलिस्ट मिला देने के बाद वो 20 मिनट बाद ही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कैटलिस्ट मिला दिया इक्विलिब्रियम आने के पहले तो इक्विलिब्रियम जब आना होगा उससे थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने कैटलिस्ट मिलाया तो इक्विलिब्रियम के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम इफ एनहांसेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट विल एनहांस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय द वेरी सेम वैल्यू इन द वेरी सेम डायरेक्शन, एंड इफ इट इज सप्रेसेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट विल सप्रेस डाउन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय द वेरी सेम वैल्यू इन द वेरी सेम डायरेक्शन, एंड सो वी कैन से इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनचेंज्ड, undisturbed by the addition of catalyst. But if catalyst is added before attaining equilibrium, then you will find in most of the cases that equilibrium is attained bit earlier. पहले वो हाफ एन आवर बाद आने वाला था और अभी 25 मिनट बाद ही आ जाएगा, ऐसा कुछ कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम होता है जरूरी नहीं होता है, मैंने अभी जैसे शुरुआत करी थी ए और बी से, आई स्टार्टेड विथ ए एंड बी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इवन आई कैन स्टार्ट फ्रॉम सी एंड डी। मैं ए और बी से शुरुआत करने की बजाय बच्चों मैं सी और डी से भी शुरुआत कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में शुरुआत में सी और डी था मेरे पास, तो मैं सी और डी से भी शुरुआत कर सकता हूँ। सो आई कैन से जो इक्विलिब्रियम होता है इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम, इट कैन बी, या यूं कहना चाहिए कि इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों दिशाओं से इक्विलिब्रियम लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग ए एंड बी, और इवन यू कैन स्टार्ट विथ सी एंड डी। लाइकवाइज इट इज नॉट वेरी मच मैंडेटरी दैट आई हैव टू स्टार्ट विथ ए एंड बी, आई कैन स्टार्ट विथ सी एंड डी, इवन आई कैन स्टार्ट विथ ऑल ऑफ देम। मैं ए और बी लूँ, सी और डी लूँ, मैं सभी को भी ले सकता हूँ। सो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम वो होता है बच्चों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम के बाद में कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, अर्थात जितना रिएक्टेंट हो गया उतना हो गया, जितना प्रोडक्ट हो गया उतना हो गया। हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो सकता है, रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है, दोनों इक्वल हो।
इक्विलिब्रियम आने के बाद में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता। इक्विलिब्रियम आने के बाद चूंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता, इसलिए रिएक्शन मुझे रुकी हुई महसूस होती है। रिएक्शन इज अपेयर टू बी स्टॉप्ड, और रिएक्शन रुकी हुई होती है, लेकिन लगती है लेकिन होती नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर होता है। और मैं इस बात को वेरीफाई कर सकता हूं, जब मैं प्रेशर को, कॉन्सेंट्रेशन को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो मैं देखता हूं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। कोई एक रिएक्शन फास्ट, एक रिएक्शन स्लो हो जाती है। कौन सी फास्ट, कौन सी स्लो होगी, ये भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ली शर्टिले प्रिंसिपल में। और अगर आपने इक्विलिब्रियम आने के बाद कैटलिस्ट मिलाया तो इक्विलिब्रियम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर स्पीड बढ़ाता है तो दोनों की बढ़ाता है, बराबर बढ़ाता है, घटाता है तो दोनों की बराबर घटाता है। और जरूरी नहीं है कि मैं ए और बी से शुरुआत करूं, मैं सी और डी से भी शुरुआत करके इक्विलिब्रियम को ला सकता हूं।